नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएससीबी क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन ऑफ मार्च 2020। तो इस पेपर के साथ साथ अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको गुडसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आज के सेशन की अगर बात करें तो मार्च 2020 का पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से पार्ट ए के जो 50 एमसीक्यूज है वो हर एक एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में पार्ट 2 है उसके सिर्फ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो भी एग्जाम है, जैसे जीएससीबी का एग्जाम है उसमें पार्ट ए हो गया या गुडसेट का एग्जाम हो गया, इस तरीके के एग्जाम जिसमें 1 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बट टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। जैसे इसी पेपर में 50 एमसीक्यू सिर्फ 1 आवर में करने होते हैं, गुडसेट की एग्जाम में 40 एमसीक्यूज 1 आवर में करने होते हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो इस सेशन के दौरान एमसीक्यू सॉल्व करते करते हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस किस टॉपिक में हम ट्रिक को अप्लाई करके बहुत जल्दी से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू का फॉर्मेट है, ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशन को बाईपास करके सीधे आंसर तक पहुंच सके। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें आपको एक कर्व दिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 और इसमें हमें बताना है कि इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल का स्लोप है ना, वो 2/3 है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहली बात कि आपके पास जो स्लोप है वो है नॉर्मल का स्लोप, मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, और वो है 2/3। यहाँ से अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर्स होते हैं तो आप नॉर्मल का जो स्लोप है उसका ऑपोजिट एंड इनवर्स करेंगे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। एक बात। दूसरी बात कि अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो किसी भी कर्व है उसको डिफरेंशिएट करने से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो dy बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव अगर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव आप करें तो पहले तो स्क्वायर रूट का होता है 1/2 रूट और फिर इंटरनल फंक्शन 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव होगा 4। सो इस तरीके से आपको 2/स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 ये आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास -3/2 भी है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं -3/2 रख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -3 के साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 और इधर आ जाएगा 2 2 सा 4। स्क्वेयरिंग कर लो तो 9 टाइम्स 4x माइनस 3 इक्वल टू 16। सो 9 4 जा 36x माइनस 9 3 जा 27 इक्वल टू 16। So x equal to 16 plus 27 by 36। हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर रहे थे तो जिसमें हमें x कोऑर्डिनेट मिला है। अब ऑप्शन में देखना है कि क्या ऐसे कोई ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 36 है। यस, सिर्फ ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 36 है। तो अब यहां से आपको
16 प्लस 27 करने की भी जरूरत नहीं है। एंड ये जो x की वैल्यू मिली ना, वो आपको पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिला है। अब आपको y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर तो आपको मिल गया। अब अगर आपको नॉलेज के लिए समझना है तो ये अपना हो गया 43/36 x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट चाहिए तो बहुत सिंपल बात है कि x की वैल्यू कर्व में रख दो तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4x-3, जिसमें x की वैल्यू है 43/36, तो इट विल बी 43, 9 4 36 by 9 minus 3, तो ये होता है 43 minus 9 3 27 डिवाइडेड बाई 9। 43 minus 27 कितना होगा? तो 27 plus 30 40 16, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा भाई। ये 16/9, तो 4/3 होना चाहिए y कोऑर्डिनेट, लेकिन ऐसा तो कहीं पे है नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि जो कर्व था उसमें -1 भी था, तो ये -1 -1 -1 -1 -1 भी साथ में चल रहा है। तो फाइनली आपको जो y कोऑर्डिनेट है वो मिलेगा 1/3, और इस तरीके से पॉइंट मिलेगा 43/36, 1/3, और ये आपका आंसर होगा। अब ये जो सारी चीजें हैं, अगर मान लीजिए किसी का कंसेप्ट और थ्योरी पार्ट वीक है, बिल्कुल बिगिनिंग से आप सीखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपको हर एक चैप्टर के, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 तक के वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें हर एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कशन किया गया है, साथ साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए गए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो फंक्शन क्या है। तो आपको 0.081 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब f ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ x। फिर उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, रूट x का तो सबको पता होता है कि 1/2 √x होगा। इसके बाद आपको x पता होना चाहिए एंड h पता होना चाहिए, या फिर h को आप डेल्टा x भी बोल सकते हैं। तो x मतलब वो वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं। सोचो 0.081 के बाजू में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं? 0.09। और अगर 0.09 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं तो x की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी क्या, ताकि आपको 0.081 मिले? आई थिंक -0.009। यस, 0.09 से 0.009 जाएगा तो 0.081 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। सब कुछ हमारे पास है। हमें फाइंड करना है 0.081, मतलब कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 माइनस 0.009। तो अभी के लिए फंक्शन हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, जिसमें x की वैल्यू है 0.09, प्लस h की वैल्यू है -0.009 इंटू एफ डैश एक्स, मतलब 1/2 √x, और x की वैल्यू हमारे पास है 0.09। अब यहाँ से आगे सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। 0.09 का स्क्वायर रूट होता है 0.3, दिस इज 0.009 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3। और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और इसको कट करें तो ये तो आ जाएगा 0.3, और यहाँ से एक पॉइंट कट, 3 3 सा 9, तो ऊपर रहेगा 3 और नीचे आ जाएगा 200। और इसको भी अगर डिवाइड कर दे तो कैलकुलेटर का यूज तो आप कर सकते हैं, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 डिवाइड बाई 200 इज 0.015, और ये सब्ट्रैक्शन अगर करें तो 0.2845 आ रहा है। 2845 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट। तो आपको एक फंक्शन है और इंटरवल भी दिया है, आपको सिर्फ बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो अगर x की वैल्यू -π/2 टू 0 में है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो sin x है ना वो लेस देन 0 होता है। अगर sin x लेस देन 0 है तो उसका मोड जो है ना वो -sin x के इक्वल होगा। क्योंकि आप जानते होंगे मोड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तब तो मोड एज इट इज रिमूव हो जाता है, बट अगर नेगेटिव है तो आगे माइनस के साइन के साथ आएगा। अब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना है तो इंटरवल के लिए पहले तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो माइनस cos x, फिर डेरिवेटिव जीरो कहाँ कहाँ होता है वो देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो π/2 पे cos 0 होता है, उसके बाद 3π/2 पे 0 होता है, उसके बाद -π/2 पे भी 0 होता है। और हमें पता है हमें सिर्फ -π/2 टू 0 तक में ही बताना है। तो फिर क्या करें, पाई बाई अगर 0 रख दे मान लीजिए डेरिवेटिव में, तो cos 0 1 होता है। अगर मैं डेरिवेटिव में 0 रखूं तो माइनस cos 0 1, तो ये -1। यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव तो डिक्रीजिंग होगा, आगे के इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज द आंसर। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कि sin x का ग्राफ पता है ना, तो आपको ये थियोरिटिकल मेथड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। sin x का ग्राफ तो सबको पता होगा कि ऐसा होता है, लेकिन क्या आपको पता है मॉड sin x का ग्राफ कैसा होगा? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला जो वैल्यूज है ना ये पॉजिटिव है, इस पे मोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यू है, जब इस पे मोड लगेगा ना तो वो भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। ये अगेन पॉजिटिव है तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वापस ऊपर आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको sin x का जो ग्राफ है उसमें x एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी पता होंगे कि ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये -π होता है, यहाँ पे है -π/2। तो हमें सिर्फ -π/2 टू 0 वाला ये ग्राफ देखना है, और ये क्लियरली विजिबल है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नीचे की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसमें भी कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है। फंक्शन दिया है, सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 एंड 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। फिर डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करो, तो x² -1 डिवाइड बाई x² इक्वल टू 0। फिर इसको फैक्टराइज करो, x+1 x-1 डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, -1 0 1। फिर प्लस माइनस प्लस का साइन, आपको इनइक्वालिटी का कंसेप्ट थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इधर प्लस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, हर बार ऐसे नहीं आता है। अगर आपको नहीं पता है कि प्लस माइनस का साइन कैसे लेना है, तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव में जैसे 1 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ऐसे आपको चेक कर लेना है। अब हमें बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो वैसे आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि -∞ से -1 में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर -1 टू 1 में डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और 1 के बाद वापस डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आगे इनफाइनाइट तक ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना -1, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। मतलब कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो फंक्शन के अंदर -1 रखो, -1 + 1/-1 बोले तो -2। सो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू -2 है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी फंक्शन के लिए अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देना तो वो 2 आती। सोचो, बहुत कमाल की चीज है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 है बट मिनिमम वैल्यू 2 है? सोचिए, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है?
अगर आप सिंसियरली इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से भी छोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, गुड सेट की एग्जाम में भी एक बार आ चुका है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें से अगर मैं cos x कॉमन निकालूं तो ये रूट cos x होगा और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन x होगा, साइन x dx। एंड डिनोमिनेटर जो है वहां पे स्क्वायर रूट में अभी भी 1 माइनस cos क्यूब x है। अब सोचो एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर जितना हो, ये सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप जो ऑप्शंस दिए हैं उसकी हेल्प ले तो दो ऑप्शन में cos रेस टू 3/2 है और दो में sin रेस टू 3/2 भी है। तो पहले हम cos रेस टू 3/2 x को अगर t ले सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, 3/2 cos रेस टू 3/2 -1 बोले तो 1/2 x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x का dx, t का dt। अब देखो हमारे पास क्या है, cos का पावर 1/2 होता है रूट cos x, बाजू में sin x भी है, उसके बाजू में dx भी है, तो -2/3 ये सब सामने जाने दो। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बना है वो है -2/3 dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos का क्यूब। cos का क्यूब अगर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो cos क्यूब हमें मिल जाएगा t स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें -2/3 आ रहा है। लेकिन अगर आप कर दे तो साइन इनवर्स t/1 और t की वैल्यू है cos रेस टू 3/2 x प्लस c। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बहुत सिंपल एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। e रेस टू एक्स को आप t ले लीजिए तो e रेस टू एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा, लेकिन हमारे पास e रेस टू एक्स dx नहीं है तो हम dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो dt बाई e रेस टू एक्स हो जाएगा। लेकिन साथ में हमें e रेस टू एक्स की वैल्यू भी पता है कि वो t है तो इधर t रख दिया। अब सारी वैल्यूज अगर हम क्वेश्चन में पुट करें तो dx की जगह पे dt बाई t और e रेस टू एक्स प्लस 1 होता है t प्लस 1। अब इसको आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन इसका एक ट्रिक भी है, जल्दी से मैं अगर बता सकूं तो 1 बाई डिफरेंस लॉग मोड छोटू बाई मोटू। तो ये आंसर होगा जिसमें आपके पास ऐसा तो लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं। जल्दी से अगर मैं टी की वैल्यू भी पुट कर दूं तो लॉग मॉड टी मतलब ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस सी, ऐसा हमारा आंसर आ रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि पी एक्स माइनस लॉग ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो हमें थोड़ा सा और सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी कि इसको log e रेस टू एक्स माइनस log e रेस टू एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ log। log e रेस टू एक्स जो है ना उसमें x आगे आएगा, log e की वैल्यू 1 होगी, माइनस log e रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस c होता है। अब x का कोएफिशिएंट है ना वो p है, इसका मतलब p की वैल्यू हो गई 1 एंड log 1 प्लस e रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट माइनस q है, इसका मतलब माइनस q हो गया, -1 तो q हो गया 1। हमें पूछा है p प्लस q कितना होगा तो 1 प्लस 1 होगा 2 और 2 आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन ऑप्शंस की अगर आप हेल्प ले, देखो इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, तो दो चॉइस हमारे पास है, या तो हमें इसको टी लेना चाहिए या तो हमें इसको टी लेना चाहिए। लेकिन अगर इसको टी लिया तो फिर तीन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि e रेस टू एक्स क्यूब इंटू 5 रेस टू एक्स स्क्वायर को अगर टी लूँ और देखो कि क्या होता है, तो देखिए e रेस टू एक्स क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का 2x एंड log 5 भी होता है, प्लस नाउ 5 रेस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज,
एंड ई रेस टू एक्स क्यूब का ई रेस टू एक्स क्यूब होता है डेरिवेटिव, फिर एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा तो 3x² होगा, dx होगा, dt होगा। अब देखिए दोनों जगह पे इसमें से ई रेस टू एक्स क्यूब एंड 5 रेस टू x² इतना कॉमन है, तो यहाँ पे 2x log 5 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास अच्छा एक x भी कॉमन था। ओके, तो एक x भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये x भी कॉमन आ गया, तो 2 log 5 प्लस 3x dx इक्वल टू dt। मतलब कि ये फिर 2 log 5 का 2 में पावर में चला जाएगा, log 25 हो जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा dt हो चुका है, और इसका इंटीग्रेशन t प्लस सी होता है, और t हमने पता है कि ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू 5 रेस टू x² लिया था। इसका मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, होल स्क्वायर बनाइए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना है, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, x² माइनस 2x, फिर इसका लास्ट टर्म है वो +1 होना चाहिए, तो -1 भी करेंगे, फिर ये हो चुका है x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड -1, माइनस अंदर दे दो तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो है वो बन चुका है 1/√1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी, तो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, बस साइन इनवर्स एक्स माइनस ए प्लस सी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है, लिमिट है -1 टू √3 का, पहले अपर लिमिट टेन इनवर्स √3 माइनस करके लोअर लिमिट, लेकिन टेन इनवर्स के अंदर -1 है, टेन इनवर्स √3 होता है π/3 एंड टेन इनवर्स -1 होता है -π/4, लेकिन आगे एक और माइनस है, तो पहले तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो प्लस π/4 हो जाएगा, तो 4 + 3 7 π/12 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cos क्यूब इंटू साइन रेस टू 4 डिफाइनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो मुझे लगता है आंसर 0 आना चाहिए। तो ये cos क्यूब x इंटू साइन रेस टू 4x dx होगा। अब मैं इसमें x को रिप्लेस करूंगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स से, तो क्या होगा 0 टू पाई कोस क्यूब पाई माइनस एक्स इंटू साइन रेस टू 4 पाई माइनस एक्स dx। तो 0 टू पाई में कोस पाई माइनस एक्स तो माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस क्यूब एक्स, लेकिन इधर तो साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होता है, वैसे भी उसका पावर इवन है, तो अगर नेगेटिव हो रहा होता तो भी वो पॉजिटिव ही हो जाता। अब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i हो जाएगा, बट राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, दैट्स वाई i इज इक्वल टू 0। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बार हमें जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली यूज करनी है कि -a टू a में फंक्शन, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन या तो 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx होगा या 0 होगा, डिपेंड करता है कि f ऑफ x इवन है कि f ऑफ x ऑड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फंक्शन ऑड है, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। कैसे पता चलता है फंक्शन ऑड है कि इवन? तो राइट नाउ फंक्शन इज साइन रेस टू 5x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अगर फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करें तो साइन के अंदर से तो माइनस कॉमन आता है और पावर भी ऑड है, तो ये माइनस साइन रेस टू 5x होगा। कोस के अंदर से माइनस कॉमन आता भी नहीं है और पावर भी इवन है, तो वो कोस स्क्वायर एक्स ही होगा। तो देखो क्या हुआ, फंक्शन में x को -x से रिप्लेस किया तो आंसर -f ऑफ x आया। जब भी किसी माइनस फंक्शन में x की जगह पे -x रखने से -f ऑफ x आए तो उसको ओड फंक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर x की जगह पे -x रखने से वापस f ऑफ x आ जाए तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं।
but right now function is odd, so that derivative is integration is 0. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आपको पूछा है कि x एंड एक्स स्क्वायर में से जो मैक्सिमम है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक तो बहुत सिंपल मेथड अगर मैं आपको बता दूं तो कि 0 to 2 में f ऑफ x को पहले हम x ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आएगा 0 to 2 का, तो 1/2 2 to the 4 माइनस 0 और 4/2 2। अगर फंक्शन x है तो इंटीग्रेशन ऐसा आता है, लेकिन अगर फंक्शन x स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन 1/3 इंटू एक्स क्यूब होगा, लिमिट अभी भी 0 to 2 का है, तो 1/3 2 2 सा 4 2 सा 8 माइनस 0 और आंसर आएगा 8/3। तो दोनों में से मैक्सिमम 8/3 है, दैट्स व्हाई आंसर इज 8/3। बट प्रॉपर मेथड जो इसका है ना वो ये है कि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू एक्स मतलब f ऑफ x इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, एंड अगर मैं ड्रॉ करूँ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, वन इज f ऑफ x इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड वन इज f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना वो होता है ऐसा, थोड़ा सा राइट साइड आ चुका है बट ऐसा कुछ ग्राफ होता है। अब हमें क्या करना होता है, जब भी दोनों फंक्शन या कितने भी फंक्शन हो मैक्सिमम का ग्राफ है ना जब भी ड्रॉ करना है, तो जहां जहां पे दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट होते हैं वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके फिर हमें सोचना है कि ये पहली वाली वर्टिकल लाइन है उसकी लेफ्ट साइड में कौन किसका ग्राफ ऊपर है, इसका, तो वो मैक्सिमम हुआ। फिर ये दोनों लाइन के बीच में ये वाला ग्राफ ऊपर है तो ये मैक्सिमम हुआ। इसके बाद आगे जब आप जाएंगे तो ये वाला ग्राफ ऊपर है एक्स स्क्वायर का, तो वहां से वो, लेकिन हमें देखना है सिर्फ 0 to 2 के बीच में। तो 0 तो ये है लेकिन ये क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ना ये x एंड एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और x एंड एक्स स्क्वायर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 0 तो यहाँ पे है तो ये x इक्वल टू 1 होगा। मतलब अगर आप समझे तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन होगा, सॉरी 0 to 1 में जो हमारा फंक्शन है ना वो y इक्वल टू एक्स है, और 1 to 2 में एक्स स्क्वायर है। तो फाइनली अगर आपको एरिया चाहिए तो 0 to 1 में आपको x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 से 2 में आपको एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे ना वो आंसर होगा। तो 1/2 एक्स स्क्वायर 0 to 1 प्लस 1/3 एक्स क्यूब 1 to 2, तो ये हुआ 1/2 1 माइनस 0 प्लस 1/3 2 2 सा 4 2 सा 8 माइनस 1, तो ये आ गया 1/2 प्लस 8/3, मर गए। तो 3 प्लस 16/6, ओहो 19/6, फिर तो आंसर होना चाहिए भाई। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर मेथड जो है ना वो तो यही है, आपको यही करना पड़ेगा। एक बार फिर से ग्राफ अगर मैं चेक करूँ तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, और दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगे ही दो पॉइंट पे, बिल्कुल बराबर है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, 19/6 इज द राइट आंसर। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिया बाउंडेड बाय 10πx और -1/4 to 1/4 में। तो क्या आपको पता है 10x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इधर से ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे आता है, और ये जो पॉइंट है ना ये π/2 होता है और इधर -π/2 होता है। लेकिन ये तो 10x का ग्राफ है, अगर आपको 10πx का ग्राफ ड्रॉ करना है ना तो क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है ना
ग्राफ तो ऐसा ही कुछ बनेगा, थोड़ा सा स्केल में चेंज होगा, बाकी शेप तो ऐसा ही रहेगा। बट ये जो पॉइंट है ना, इसको पाई से डिवाइड कर देना है, तो इस बार ये 1/2 हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे 0 to 1/2 में मतलब 1 लेंथ है, तो 1/2 के बाद 3/2 तक ग्राफ जो है ना वो ऐसा बनेगा। लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ -1/4 to 1/4 में ही ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आप ठीक से समझे तो बात कुछ ऐसी है कि ये मान लीजिए 10πx का ग्राफ है, तो ये पॉइंट 1/2 होगा और ये जो पॉइंट है ये -1/2 होगा। हमें सिर्फ -1/4 से लेके 1/4 तक में उसको एरिया फाइंड करना है, तो ये वाला एरिया आएगा, तो ये और ये भी आएगा। तो एरिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो 0 to 1/4 में 10πx को इंटीग्रेट करना चाहिए और फिर उसका डबल कर देना चाहिए। तो 2 टाइम्स 10πx का इंटीग्रेशन log mod sec πx, एंड ध्यान रहे x का कोएफिशिएंट पाई है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा और लिमिट आएगा 0 to 1/4। सो इट इज 2/π log sec π/4 माइनस log sec 0। सो 2/π sec π/4 कितना होता है, log sec π/4 इज √2 एंड cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1, तो ये log 1 और log 1 तो होता है 0। ये जो पावर है वो आगे आ सकता है या log के आगे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो पावर में भी जा सकता है, तो log 2/π ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो क्या आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है और एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ना वो कुछ कुछ हो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब का ग्राफ फर्स्ट टाइम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको याद है तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ना, भूल गया, इधर से शायद ऐसे होके 10 इनवर्स का जैसे ड्रॉ किया था ना वैसा ही होता है, चलो ऐसा कुछ, ये से इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर इस साइड भी इनफाइनाइट तक जाएगा। दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आप जानते ही है, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब हमें फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व्स। तो क्या करें, तो मुझे लगता है कि अभी क्या है कि एरिया इसके बीच में बन नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब के ग्राफ के बारे में तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गैस करके चले कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा या एक्स क्यूब का ग्राफ थोड़ा सा इस तरफ होगा, मतलब कि इतना जो एरिया है ना वो कुछ बन रहा है, तो ये इन दोनों लाइंस के बीच में बनेगा जहाँ पे एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो। तो एक तो एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू 1 पे, मतलब कि अगर आपको एरिया चाहिए तो 0 to 1 में इंटीग्रेट करना चाहिए। किसको इंटीग्रेट करना चाहिए, जो कर्व ऊपर है उसको। तो ऊपर तो अभी एक्स क्यूब दिख रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर करना चाहिए। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट आएगा 0 to 1 का, तो 1/4 माइनस 1/3 एंड लोअर लिमिट 0 पुट करने से 0, 3 माइनस 4/12 मतलब कि -1/12, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो आंसर आएगा 1/12। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस ग्राफ में भी कुछ प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए ऊपर
और एक्स क्यूब का ग्राफ आना चाहिए नीचे, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना वो ऐसे होगा और एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का तो ऐसे होगा, एक्स क्यूब का। चलो ये थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट करके। हम बढ़ते, आंसर 1/12 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। क्या आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इलिप्स है ना वो कुछ इस तरीके से होता है या ऊपर भी हो सकता है, बट इसका एरिया जो है ना वो पाई ए बी होता है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसको याद रखना। और अच्छा, ये वाला इलिप्स में देखो ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, तो ये जो इलिप्स है ना वो ऐसा नहीं बनेगा, वो ऐसा इलिप्स बनेगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया तो पाई ए बी ही रहेगा। देखना ये है कि ए क्या है और बी क्या है। तो आप जानते हैं यह एक्स स्क्वायर के नीचे जो होता है ना वो ए स्क्वायर होता है, तो ये ए स्क्वायर है तो ए होगा 2, और ये है बी स्क्वायर तो बी होगा 4। सो फाइनली 8 पाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्लियरली विजिबल है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर इसका 3 होगा, और मैक्सिमम टाइम जहाँ पे डेरिवेटिव हुआ है उसका पावर 3 है, मतलब कि डिग्री भी 3 होगा। तो 3 एंड 3 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ना इट इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए तो इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पर्टिकुलर की अगर जगह पे अगर जनरल सॉल्यूशन होता और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होता तो उसमें 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू 4 अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो पहले तो हम dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x माइनस 2y स्क्वायर डी वाई। अब dy बाई डी एक्स की जगह पे हमें dx बाई डी वाई को सब्जेक्ट बनाना सही लग रहा है, तो y से डिवाइड करो, y से डिवाइड करो। अब क्या करना है, dx बाई डी वाई प्लस माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल टू -2y। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका फॉर्म आपको याद होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है p ऑफ y dy। p ऑफ y इज कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो -1/y dy, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/y का डेरिवेटिव log mod y हो जाएगा। आगे माइनस है मतलब -1 है, उसको पावर में ले जाएंगे तो e की पावर में log y का पावर -1। e एंड log कट होता है, ऐसा log का प्रॉपर्टी है, तो y इनवर्स मतलब 1/y is the integrating factor. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला यूज कर लेनी है। ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट जल्दी से पता करें तो 1 -1 प्लस 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड √3 है, इसका मैग्नीट्यूड भी √3 है, तो कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हमें मिला है 1/3, तो थीटा होना चाहिए कोस इनवर्स 1/3, लेकिन कोस इनवर्स 1/3 कहीं पे नहीं है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/3 भी हमारा आंसर हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बताया गया होगा कि अगर दो वेक्टर्स है उसके बीच का जो एंगल है ना वो, अच्छा जी, ना ना वेक्टर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रुक जाइए। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमें पता है कि एंगल तो कोस इनवर्स 1/3 आ रहा है, तो कोस इनवर्स 1/√3 भी नहीं हो सकता, तो बाकी के दो में से कोई एक हो सकता है। उसके लिए कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ITF आप याद करिए, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यह होगा √9 - 1 8। तो कोस इनवर्स साइन इनवर्स में ले जाए तो साइन इनवर्स √8/3, मतलब कि 2√2/3। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ए एंड बी दो वेक्टर्स हमें दिए हैं और हमें निकालना है a प्लस बी डॉट a माइनस बी।
क्या आपको याद है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है। ए का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1 4 5 6, दिस इज √6। एंड बी का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 9 is √14, so this is 6 minus 14, 6 6 12 and -8 is the right answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are this। तो एरिया आपको पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से मिलता है। और ए क्रॉस बी आपको पता है आई जे के, फिजिक्स में भी आपने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है। 3 5 -2 एंड 2 1 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो आई कैप के साथ 5 3 15 +2 17, जे कैप के साथ 3 3 9 +4 13 बट -13, एंड के कैप के साथ 3 -10 मतलब कि -7, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, और ये होता है 17 का स्क्वायर 289 प्लस 169 प्लस 7 7 49, और 999 27 2 6 12 8 0 2 + 1 and 2 5 507 is the right answer, square root of 507। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई सबका मैग्नीट्यूड 1 है। सोचो अगर कोई ट्रायंगल में ये एक्स है वेक्टर, और ये वेक्टर वाई है, और ये लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन से ये एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन हमें बोला तीनों साइड सेम है, मतलब कि ट्रायंगल जो है ना वो कुछ ऐसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वेक्टर एक्स होगा, ये वेक्टर वाई होगा, और ये वेक्टर एक्स प्लस वाई होगा। तीनों साइड की लेंथ 1 1 1 है। हमें पूछा है एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इक्विलेटरल में 60 60 60 होता है, तो हमें साइन अल्फा पूछा है, तो अल्फा 60 है तो साइन 60 1/2 करके आ गए। ऑप्शन में ही नहीं है इसलिए बच गए, क्योंकि हमारा जो एंगल है ना वो ये वाला एंगल है 120, दिस इज अल्फा। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा साइन 120, और ओ भाई साइन 120 भी तो साइन 180 - 60, तो ये भी साइन 60 होता है, तो आंसर शुड बी 1/2। चलो कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से अगर हम ट्राई करें तो अल्फा 120 है। चलो एक और मेथड हम ट्राई करते हैं। हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग करें तो ये तो 1 ही रहेगा। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स डॉट वाई, और ये हमें दिया है 1। अब मैग्नीट्यूड एक्स वाई तो हमें पता है 1 + 1 2 + 2, और एक्स डॉट वाई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज 1। तो ये भी 1 ये भी 1, सो फाइनली cos अल्फा हमें मिलेगा 1 - 2 - 1/2। यस, cos अल्फा अगर -1/2 है तो साइन अल्फा कितना होगा, cos अल्फा -1/2 है, मतलब कि अल्फा इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। बिल्कुल बराबर, हमारा आंसर तो बराबर आ रहा था क्या, ना ना 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री होगा, ना 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 भाई। चलो एक काम करते हैं,
किसी का नहीं सुनते हैं। हम क्या करते हैं, साइन अल्फा फाइंड करना है, हमारे पास कोस अल्फा है, तो आप जानते हैं साइन अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 इज √3/2 एंड √3/2 इज द राइट आंसर। और अभी देखो जो हमारा वो मेथड था ना, वो भी बराबर ही था। हमने ये एंगल 60 निकाला, लेकिन मैंने बोला कि वेक्टर x ऐसे है और वेक्टर y ऐसे है, तो आपको ये वाला एंगल मेजर करना पड़ेगा 120। तो ये अल्फा है, तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 120 इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 इज ऑल्सो साइन 60 इज ऑल्सो √3/2। तो √3/2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कितनी बार आ चुका है, बोर्ड में भी 2-3 बार, गुजसेट में भी 2-3 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आपको ये सर्कल एक याद रखना पड़ेगा, आई जे के। आई से जे का क्रॉस प्रोडक्ट करे तो आंसर के आता है, जे क्रॉस के करे तो आंसर आई आता है, के क्रॉस आई करे तो आंसर जे आता है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज आए तो आंसर आई क्रॉस के करने से माइनस जे आता है। चलो, अगर ये बात सही है तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में है के क्रॉस जे। देखो के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज गया तो माइनस आई आएगा आंसर। उसके बाद प्लस जे कैप के साथ आई क्रॉस के, अगेन एंटी क्लॉकवाइज गया तो आंसर आएगा माइनस जे। प्लस के कैप के साथ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अगेन एंटी क्लॉकवाइज गया तो आंसर आएगा माइनस के। प्लस आई, आई क्रॉस जे अब क्लॉकवाइज गया तो आंसर आएगा के, और इधर डॉट प्रोडक्ट है। प्लस जे डॉट जे क्रॉस के आता है आई। चलो आई डॉट आई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर, और माइनस भी है तो -1 -1 -1। आई के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, जे एन के भी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। आंसर इज -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी सी तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, हमें a डॉट बी बी डॉट सी ए डॉट सी चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 0 आएगा। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो भी 0 रहेगा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया है 3 4 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 16 25 प्लस 2, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो 16 प्लस 9 25 प्लस 25 50, और सामने जाएगा तो -50, और ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। इफ these two lines are perpendicular to each other then find value of k। अब दोनों लाइंस का डायरेक्शन फाइंड करना जरूरी है। इस लाइन की डायरेक्शन अगर मैं L2 बोलूँ तो वो तो 1 2 3 क्लियरली विजिबल है, बट इसका जो डायरेक्शन है ना वो k, -5, 1 नहीं है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, वो 1 होना चाहिए। तो आपको x -5/2/k/2 करना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस लाइन की डायरेक्शन को अगर मैं L1 बोलूँ ना तो वो है k/2, -5, 1। और अब दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो L1 एंड L2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब कि 1 2 3 एंड k/2 -5 एंड 1 का डॉट प्रोडक्ट 0। तो k/2 -10 + 3 = 0। सो k/2 = 7 एंड k = 14 इज द राइट आंसर। चलिए तो हाफ वे पे पहुंच गए हैं, और अब थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो हमें एक प्लेन दिया है जो एक्स वाई जेड को ए बी सी में इंटरसेक्ट करता है। तो क्या आप जानते हैं अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि वाई एंड जेड तो 0 0 होगा। अगर इसमें 0 0 रख दे तो एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। इसी तरीके से बी पॉइंट है वो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो वहां पे एक्स एंड जेड 0 0 होंगे। तो 0 0 रख देंगे तो वाई की वैल्यू 1/3 मिलेगी, और ऑब्वियसली सी जो है वो 0 0 1/4 मिलेगा। सेंट्रोइड आपको पता होगा कैसे मिलता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 से मिलता है।
तो ये होगा 1/2 प्लस 0 + 0/3, 0 + 1/3 प्लस 0/3 एंड 0 + 0 + 1/4 डिवाइड बाई 3। 1/6 कहीं पे है क्या? सिर्फ एक ही जगह पे है, तो वही हमारा आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो ये प्लेन है, पैरेलल होंगे तभी आप डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे, लेकिन एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट पहले सेम करने बहुत जरूरी है। तो एक प्लेन अगर 2x - 2y + z = 5 है, तो दूसरे प्लेन को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो 2x - 2y + z = 25 है। डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं c1 - c2 डिवाइड बाई √a² + b² + c², और ये होता है 25 - 5 डिवाइड बाई √4 + 4 + 1 20/9 का √3, so 20/3 is the right answer। चलिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कांस्टेंट होता है? नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है ना वो होता है ax + b, या by भी हो सकता है, ax + by + c भी हो सकता है, बट कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, इनइक्वालिटी भी नहीं होती है। तो अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, अरे भाई ये तो कितनी बार मैं देख चुका हूँ मुझे ही नहीं पता है। गुडसेट में भी इतनी बार आ चुका है एंड बोर्ड में भी इतनी बार आ चुका है। क्या आपको पता है कि अगर किसी दो पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अगर z की वैल्यू मैक्सिमम है एट 3,3, तो 3,3 पे वैल्यू क्या होगी z की? 3p + 3q। और z मैक्सिमम है एट 1,5 पे भी, तो z की वैल्यू 1p + 5q भी होगी। ये भी मैक्सिमम वैल्यू और ये भी मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब कि 3p + 3q = p + 5q। सो 2p = -2q, सो p = -q। ओ माय गॉड, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब आराम से सोचो, 3p 3q एंड 1p 5q, pq ही है ना? यस। तो 3p में से p गया तो 2p एंड 5 माइनस अच्छा 5 - 3q तो 2q आएगा। तो p = q इज द राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिसेस ऑफ फीसिबल रीजन, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ओ टाइम वेस्टिंग। z आपके पास है 10x - 10y + 30। तो अब आपको क्या चाहिए? z की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये याद रखना। आई थिंक 0 0 पे ही होगा, 0 0 पे ये होगा z = 30, और बस 30 ही आंसर होना चाहिए। बाकी 10 0 पे तो 100 होगा, 0 20 पे तो 10 0 पे 100 + 30 होगा। 0 20, ओहो गलत जवाब। 0 20 पे ये -200 + 30 मतलब कि -170 भाई भाई। और 15 15 पे ये होगा 150 -150 + 30, तो मिनिमम वैल्यू आएगी -170। तो ऑप्शन में ही नहीं है। धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे चलो। ओके चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो सबसे पहले तो 0 0 रखेंगे तो आंसर 30 आएगा। 10 रखेंगे तो 10 10 से 100 + 30 इधर 130 आएगा। 0 20 रखेंगे तो ये 0 20 मतलब -200 + 30 -170, ये भी बराबर। 15 15 रखेंगे तो 150 -150 + 30 तो 30 आएगा। डेफिनेटली इसमें कुछ गड़बड़ है, ये ऑप्शन 170 ऐसा होना चाहिए तभी वो आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और
बेस थियरम लगाए तो बहुत जल्दी से सोल्व हो सकता है। ई गिवन एफ का प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। सारी वैल्यूज हमारे पास है। P of E is 0.8, this is 0.5, this is 0.4। तो पॉइंट निकालो तो ये 8/5 इंटू 0.4। अब कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो जल्दी से निकालता हूँ मैं कैलकुलेटर, और अगर करने की ट्राई करूँ तो मेरा आंसर जो है ना वो आ रहा है 0.64। 0.64 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। और इसमें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? 2200 प्लस 30 बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P ऑफ x लेस और इक्वल 1 चाहिए। तो P ऑफ x लेस और इक्वल 1 का मतलब होता है P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1। P ऑफ 0 तो हमारे पास है 0.1, बट P ऑफ 1 है k, और k पता नहीं है। और क्या आपको पता है सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना वो 1 होता है। तो अब प्रोबेबिलिटी का सम अगर करें तो 0.1 प्लस 0.15 तो 0.25 प्लस 2 के 5 के इक्वल टू 1। सो 5 के इक्वल टू 0.75 यानी के इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाई 5। तो ये होगा 0.1 प्लस 0.75/5। अगेन अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो क्या होगा? ओ, के की वैल्यू 0.75 डिवाइड बाई 5 करूँ तो मुझे मिलेगा 0.15। तो मतलब कि 0.1 में से 0.15 को ऐड करूँ तो 0.25 आएगा क्या? यस, 0.25 इज द राइट आंसर। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन एंड प्राइम नंबर डाइज आर पेयर ऑफ डाइज आर थ्रोन। अरे भाई, अगर डाइस का पेयर आप थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम इतने, जिसमें से इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक बार ही आएगा। सो 1/36 इज द राइट आंसर, जो होगा 2,2। चलिए आगे, चूज द करेक्ट आंसर। तो a b-2, तो ये a है और ये b है। तो a इक्वल टू, पहले तो बोला है कि b की वैल्यू है ना इट शुड बी ग्रेटर देन 6। इसमें ग्रेटर देन 6 नहीं है, बाकी तीनों में ग्रेटर देन 6 है। तो क्या 3 इक्वल टू 8-2 होता है? नहीं। क्या 6 इक्वल टू 8-2 होता है? यस। क्या 8 इक्वल टू 7-2 होता है? नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। बेसिकली आपको नीचे चार में से एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना था जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस रिलेशन को तो ये भी सेटिस्फाई करता था। देखो 2 इक्वल टू 4-2, बट इसमें क्या है कि b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 नहीं थी, इसलिए वो नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टार बी ऐसा है तो 0.001 का इनवर्स फाइंड करो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पहले तो ए स्टार ई इक्वल टू ए करके e/10 इक्वल टू ए करके आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद ए स्टार ए इनवर्स ई है तो ए इंटू ए इनवर्स बाई 10 करके ई की वैल्यू है 10। तो ए इनवर्स आया 100/a। तो 0.001 का इनवर्स आएगा 100 डिवाइड बाई 0.001। 100 डिवाइड बाई 0.001 मतलब 1/1000। तो 5 जीरो आएंगे। अब गिनने में भी 1 2 3 4 5। यस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ इनवर्स जो है ना वो टी से एस का फंक्शन है, और एफ इनवर्स ऐसा है। तो बताइए एफ कैसा होगा जिसमें पहले पाई क्यूब होगा वो। बस एफ अगर ई कोमा पाई क्यूब है ना
तो f में क्या आता है, पाई क्यूब कोमा ई, पाई स्क्वायर कोमा ई स्क्वायर, पाई कोमा ई क्यूब, ऐसा होता है f, अगर f इनवर्स ऐसा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है। सबसे पहले तो आप समेशन आई इक्वल टू 0 to 2 कोट इनवर्स है ना, उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, या पहले पाई माइनस करे, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोट इनवर्स का प्रॉपर्टी भी एक होता है। तो सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव है ना, तो उसको पहले पाई माइनस कर लेते हैं, फिर उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा समेशन ऑफ पाई माइनस कोट इनवर्स आई प्लस वन। तो समेशन ऑफ पाई माइनस समेशन ऑफ, अब इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/1 प्लस आई, और आई की वैल्यू है वो 0 से लेके 2 तक है। तो ये आई की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है। तो ये तो हो जाएगा, अगर समेशन का प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आपको याद है तो 2 पाई, फिर माइनस, और इधर हो जाएगा टेन इनवर्स, सबसे पहले 0 रखा तो 1, फिर 1 रखा तो टेन इनवर्स 1/2, फिर आई की जगह पे 3 रखा तो टेन इनवर्स 1/3। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 2 पाई माइनस टेन इनवर्स 1 तो पाई/4 होता है, माइनस इसका करना पड़ेगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। पाई माइनस सॉरी, पाई माइनस पाई/4 8, पाई माइनस पाई 7 पाई/4, माइनस टेन इनवर्स 3 प्लस 2 5/6 एंड 6 माइनस 1 5/6 6 6 गया, 5 गया, पाई/4 तो थोड़ा जल्दी कर दिया हमने। 2 पाई माइनस पाई/2, तो 3 पाई/2 इज द आंसर, लेकिन 3 पाई/2 ऑप्शन में नहीं है। हाय रे मेरी किस्मत, 7 पाई/4 माइनस पाई/4, अच्छा 6 पाई/4, हाँ तो 3 पाई/2 ही आना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, ये देखो, 0 पुट करने से भी पाया आएगा, 1 पुट करने से भी पाया आएगा, 3 पुट करने से भी पाया आएगा, तो ये 2 पाई नहीं 3 पाई होगा। डेंजर 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 भाई, डेंजर क्वेश्चन। अरे ये सब तो सही था, चलो अब आप समझ लेना। तो आपने देखा कि ये 3 पाई, ये -पाई/4, इसका आंसर भी आया था -पाई/4, मतलब कि 3 पाई -पाई/2, तो 3 2 6 -1 5 पाई/2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे, टेन इनवर्स का ग्राफ, तो अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने ड्रॉ किया था, टेन का ग्राफ ऐसा होता है। तो टेन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा क्या? हाँ, पहले तो ये तो टेन का ग्राफ है, ये कोट का ग्राफ है, ये कोट इनवर्स का ग्राफ है, ये टेन इनवर्स। अब इसमें तो क्या, जिसको पता है वो ग्राफ में तो क्या कर सकते हैं हम। चलिए आगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ से लेके इतना जो पोर्शन है ना वो पाई/2 होता है। उसके बाद है कोस इनवर्स 1/x एंड साइन इनवर्स 1/x, तो वो भी होता है पाई/2। इस हिसाब से तो पाई/2, और बाजू में भी पाई/2, और आंसर होना चाहिए पाई। हाँ, कोट के अंदर पाई/2 का मल्टीपल, और पहले इसको देखते हैं ये क्या है, पता नहीं। चलिए एक काम करते हैं, ये होता है 10 के अंदर कोसेक इनवर्स पाई/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3, क्योंकि पाई/2 पे फंक्शन चेंज होता है। अब 2019 पाई/2 है, तो 10 तो होगा, लेकिन -10 होगा कि +10, वो सोचना पड़ेगा।
तो 2019 को 4 से डिवाइड करें तो 5 4 20, 1 0 9 4 4 16 17 18 19, रिमाइंडर 3 आया, मतलब यूनिट सर्कल में यहाँ पे होगा, उसमें से कुछ माइनस करें तो इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है। अब 10 के अंदर 10 इनवर्स तो है, इसको भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद करो कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स मतलब 5/3, तो इधर 5/3 ऐसे आएगा, और ये होगा 25 माइनस 9 कितना 16, तो ये 4। तो दिस इज 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। एक बार फिर से 10 के अंदर 10 इनवर्स के अंदर 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 10 इनवर्स 10 कट, 3 3 is 9 plus 4 2 is 8 divided by 4 3 is 12 minus 6 6, 17/6 is the right answer। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3x4 मैट्रिक्स है, AIJ से दिया है। ओहो 3x4 मैट्रिक्स है कोई भी, तो उसमें 3 रोज होंगे एंड 4 कॉलम्स होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हमें फाइंड करना है AII का पावर j। AII का पावर i मतलब A11 का पावर 1 प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A33 का क्यूब। तो बेसिकली हमें ये A11 A22 A33 फाइंड करना है। A11 कितना होगा, तो AIJ अगर -3i प्लस 4j का मोड है तो A11 होगा -3 प्लस 4 का मोड बोले तो 1। A22 होगा -6 प्लस 4 2 से 8 का मोड मतलब ये 2, एंड A33 होगा -3 3 से 9 प्लस 4 3 से 12, 3 1 2 3। चलो भाई चलो, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 इज 14। ओहो कुछ गड़बड़ अगेन। 1 1 2 2 3 3 ही पुट करना था, वो तो बराबर है। उसके बाद AIJ का डेफिनेशन दिया था, वो भी हमने बराबर लगाया है। तो फिर गलती कहाँ पे है? अच्छा जी, ये 3 का क्यूब है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 होगा। 27 32 आंसर होना चाहिए 32, और 32 मतलब 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 2 पावर 5 32 होता है। चलिए आगे। 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 7, B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। वाह जबरदस्त क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट ऑफ A B कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 7 दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A कितना होता है, A के स्क्वायर जितना, और ये 49 और 7 का स्क्वायर, टोटल 7 का क्यूब हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। कौन सी वाली, कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो ए का पावर n-1 आता है, याद रखना। n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर अभी 3 था तो 2 है। क्लियर। चलिए आगे। क्या आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स में A² माइनस 5a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई 0 होता है, जिसमें ये होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो अभी 3 + 2 5 है, मतलब k जो है ना वो ओ ओ ओ ओ डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो पहले तो 3 2 जा 6 माइनस -1 + 1 7। तो अभी मैट्रिक्स इक्वेशन है ना वो A² माइनस 5a प्लस 7i करेंगे ना तो 0 आएगा। हमें पूछा है कि A² माइनस 5a माइनस ki अगर 0 है तो k की वैल्यू कितनी, -7। चलिए आगे। एक्स एंड वाई आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो एक्स एंड वाई अगर एक दूसरे के इनवर्स है ना, मतलब कि एक्स इनवर्स करने से वाई आ रहा है,
एंड y इनवर्स करने से x आ रहा है, तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, तो इधर i हो जाएगा और x y हो जाएगा। राइट साइड से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो i इक्वल टू वाई एक्स हो जाएगा। तो ऐसा कहीं पे है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू आई, ऐसा तो नहीं है। तो अगर y इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ, प्री मल्टीप्लाई, तो y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स इंटू वाई मतलब कि i, एंड y इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ तो x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स इक्वल टू i। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। बहुत सिंपल। r1 टेंस टू r1 माइनस r2 कर दो, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करो तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इधर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। ऐसा करने के बाद r1 एंड r3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट। ओहो, इसमें आपको क्या करना चाहिए, C1 टेंस टू, नहीं, C3 टेंस टू C3 माइनस C2 करो पहले तो, और उसके बाद आप C2 टेंस टू C2 माइनस C1 करो। तो फर्स्ट रो रिमेन सेम 2000, 2019, 2022, 2025। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करे तो 1 1 1 आ जाएगा, इधर भी 1 1 1 आ जाएगा। तो आंसर इज 0। चलिए आगे। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया फाइंड करने के फॉर्मूला 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी होता है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ डी होता है, वेयर डी इज इक्वल टू, वैसे शॉर्टकट में निकालते तो चलो ठीक है, 2 माइनस 6 5 4 एंड के 4 1 1 1, ये है डी। जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालो। 2 के साथ 4 माइनस 4 0, माइनस 6 नहीं प्लस 6 के साथ 5 माइनस के प्लस 1 के साथ 5 4 सा 20 माइनस 4 के, मतलब कि 6 5 सा 30 प्लस 20 50 माइनस 6 के माइनस 4 के इज माइनस 10 के। दिस इज डी। सो एरिया इज 35 इक्वल टू हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ, अगर 10 कॉमन निकाल लो बाद में। सो 50 माइनस 10 के का मोड जो है ना वो 70 है, इसका मतलब 5 माइनस के का मोड जो है ना वो 7 है, मतलब कि 5 माइनस के इक्वल टू 7, और 5 माइनस के इज, अरे मॉड्यूलस रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो 5 माइनस के इज माइनस 7। सो हियर के इज माइनस 2 एंड हियर के इज 12, 12 एंड माइनस 2। यस। चलिए नेक्स्ट। एक फंक्शन है जो x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ से राइट हैंड लिमिट मिलेगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट हमें मिलेगा dx प्लस 3 से, और लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा हमें cx प्लस 1 से। तो इसमें 3 रखो तो 3d प्लस 3 इक्वल टू 3c प्लस 1। तो d माइनस सी चाहिए तो 3d माइनस 3c इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 3 टाइम्स ये c है। d माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, सो d माइनस सी इक्वल टू माइनस 2/3, माइनस 2/3। चलिए आगे। ओहो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि dy/dx पूछा है। तो डेरिवेटिव सीधा करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन पहले मैं log ले लेता हूँ। तो log y इक्वल टू, log की प्रॉपर्टीज का बहुत भयानक यूज आएगा, 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। डेरिवेटिव करो, 1/y dy/dx इक्वल टू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। So dy by dx equal to y
एक ही जगह पे है तो यही आंसर होना चाहिए। y के साथ में क्या है, x प्लस 1 के बाजू में क्या है, जो ऊपर है वही करेक्ट है। लास्ट, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग, y इक्वल टू log के अंदर log x, लेकिन इसका बेस पाई है, इसका बेस e है, तो dy बाई dx पहले बाहर वाले log का तो 1 बाई log x हो जाएगा, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अंदर वाले log को, लेकिन अंदर वाला log जल्दी से डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन log का 1 बाई एक्स तभी होता है जब बेस में e हो, इधर नहीं है तो पहले e में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 बाई log x तो बात खत्म है, इधर 1 बाई log पाई कांस्टेंट है, log x का 1 बाई एक्स, देखो ऐसा कहीं पे नहीं। तो पहले तो x तो डिनोमिनेटर में होना ही चाहिए, ये तो फिक्स है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, बाकी तीन ऑप्शन में x डिनोमिनेटर में है। x के साथ log x भी है और होल स्क्वायर कहाँ से आ गया, अच्छा भाई साहब सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है, तो ये बहुत खतरनाक। dy बाई dx में 1 बाई log पाई तो कांस्टेंट है, अभी हमें 1 बाई एक्स log x का डेरिवेटिव करना है। ओहो हो बहुत भयंकर, लेकिन एक काम कर सकते थे, चलो अभी कर दिया है तो कर देते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव करें तो 1 बाई log पाई कांस्टेंट, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या, x log x का स्क्वायर भी है, log पाई तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई, ये पाई है कि क्या है, पाई है तो फिर log पाई तो ऑप्शन में कहीं पे है नहीं, अच्छा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे log पाई है, लेकिन फिर वो log x के बेस में तो e है, तो भी गड़बड़ होगा भाई साहब, तो क्या करें, माइनस वाले दो ऑप्शन हैं, एक में बोल रहे ऊपर है, एक में बोल रहे नीचे है, तो इस हिसाब से देखें तो आंसर ए होना चाहिए। देखिए log x का होल स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो आंसर यही होना चाहिए, लेकिन फिर बात वही है कि उसमें पाई कहाँ गया, तो एक काम करते हैं कि इसको हम लिख देते हैं log पाई ऊपर जाएगा तो log e बेस पाई हो जाएगा, और ये माइनस, तो log e log x, कुछ गड़बड़ तो है भाई इसमें, क्या इधर log का बेस e था, यस इसका तो e था, इसका भी e था, तो इसका बेस e होगा, और log पाई का बेस भी e है, और log x का 1 बाई एक्स हुआ है, तो ये x का बेस भी e है, और ये तो x है, और पाई का बेस भी e है, ये सब बराबर है, इसका बेस भी e है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी प्रोड मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, चेन रूल लगाना बाकी है ना भाई, अभी तक तो हमने सिर्फ log का ही किया है, अब इंटरनल फंक्शन जो है x log x उसका भी करना पड़ेगा, तो x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का 1, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ या रहने देते हैं नीचे, तो -1/log पाई x log x होल स्क्वायर, साथ में आएगा 1 प्लस log x, और 1 को मैं log e बोल सकता हूँ, log e प्लस log x इज log e x, ये सब कुछ बराबर है, लेकिन अभी भी दोस्त इधर log पाई तो आना ही चाहिए, अगर वो पाई है तो, क्लियर। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे मिसमैच जैसा लग रहा है, क्योंकि log पाई कहीं गायब कर दिया है, वो गायब होने वालों में से है नहीं, क्लियर।
चलिए, तो भाई लोग यहाँ पे आपके, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पार्ट ए बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, 50 एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। आगे अगर आप देखेंगे तो अब इसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ अगर क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं सेक्शन ए के 8 क्वेश्चंस, उसके बाद सेक्शन बी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बाद में कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन सी, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। बाकी के पेपर्स भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस भी रिफर कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।